दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालोन टाइम्स न्यूज चैनल। अपनी बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक गुजारिश करनी है, विनती करनी है, निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना न भूलें, क्योंकि आप चाहे हमारी समालोचना करें अपनी राय अपनी प्रक्रिया में, चाहे वो हमारा उत्साह वर्धन करें, दोनों ही चीजें को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनका मनन करते हैं। आज दोस्तों, आज श्रम दिवस है, श्रमिक दिवस है। पूरे दुनिया में आज का दिन मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो इस ऐतिहासिक दिन के लिए आप सबका अभिनंदन और आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस समय एक मजदूर किसी समाज में जो बहुतायत में होते वो मजदूर होते हैं, और कोई समाज तभी आगे बढ़ता जब उसमें मजदूरों को सम्मान मिलता है। वर्तमान में जो हमारी व्यवस्था के कर्ता धर्ता हैं, ये हर समस्या का समाधान और अपना जो गौरव बिंदु है वो अतीत में तलाशने के, प्राचीनता में, देश की प्राचीनता में तलाशने के आदी है। तो हम प्राचीनता की दृष्टि से ही अगर बात करें तो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में श्रमिक वर्ग को बड़ा सम्मान दिया गया है। बीपी सिंह ने उसको एक नाम दिया था कमेरे वर्ग। उस समय पे ऐसे ही श्रमिक वर्ग होते थे। एक तरफ तो ऋषि थे जो एक तरह से कवि थे, और वो जो है मंत्रों का आविष्कार करते थे और मंत्रों में और उसमें दर्शन को पिरोने का काम करते थे। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो, ये गलत धारणा है कि जो ऋग्वेद है वो चरवाहों का गीत है, क्योंकि केवल चरवाहे माने पशुपालन की स्थिति में, तो जो पशुपालक की अवस्था में जब तक कबीले रहे तब तक तो वो अपने कई घर नहीं बसाते थे, वो तो घुमंतु होते थे। लेकिन ऋग्वेद कालीन में बड़े घरों का वर्णन है। तो इसलिए ऋग्वेद काल की जो व्यवस्था थी वो, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें जो है वो चरवाहों का युग था। चरवाहों का युग खत्म हो चुका था। लगता है कि ऋग्वेद में खेती की व्यवस्था शुरू हुई। तो खेती की व्यवस्था जो शुरू हो गई थी, तो खेती के लिए जो आवश्यक यंत्र थे वो आवश्यक, उसका शिल्प का भी एक विकास हो चुका था कि वो कैसे तैयार किए जाए वो यंत्र। रथ बनाने वाले भी थे, ऐसे भी थे रथ बनाने वालों का उसमें वर्णन मिलता, वाले ही हो सकता है कि वो काल्पनिक हो जिसमें घोड़े जोते ही नहीं जाते थे और वो रथ तैयार हो जाते थे। बाकी हल का भी जिक्र मिलता, तो हल चलाने वाली भी तैयार रहती। तो ये जो मकान बनाने वाले, हम पहले ही जिक्र कर चुके, मकान बनने लगे। तो मकान जो है, जो उसमें जो एक तरह से गणपति थे उनके मकान कुछ अलग तरीके के होते थे। उसमें तमाम सारे पोर्शन होते थे, उसमें जो है तालाब भी होता था और तमाम सारी सुविधाएं भी होती थी। तो वो मकान बनाने वाले भी लोग थे, तो इन सबके शिल्पकारों का बड़ा सम्मान था। उनको देवों का दर्जा दिया गया था। विश्वकर्मा भगवान है, उन्होंने कहा कि जो गणों के जो स्वामी थे उनको प्रजापति का नाम दिया गया था। तो इस ढंग से उनका कमेरे वर्ग का उस समय बहुत सम्मान था, और ये माना जाता था कि कमेरे वर्ग को जो ऋग्वेद में है वो उससे ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया था ऋषियों से भी अधिक ऊंचा दर्जा था। इसलिए ऋग्वेद के समय का जो वर्णन मिलता है बहुत आनंद का वर्णन, और पूरे समाज में बड़ा आनंदमय वातावरण था। बड़ा खुशहाली सूचकांक उस समय बहुत ऊपर रहा होगा निश्चित रूप से ऋग्वेद कालीन समाज में। तो ये जो ऋग्वेद ने जो एक नींव डाली हमारी श्रम का सम्मान करने की, श्रमिक वर्ग का सम्मान करने की संस्कृति की जो नींव डाली, उसका परिणाम ये हुआ कि जब व्यवस्थित राज्य बने तो शुरुआत में जो श्रमिक वर्ग से जुड़ी हुई जातियां थी, तब तक वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी, लेकिन वो श्रमिक वर्ग से जो जुड़ी हुई जातियां थी उस समय, लेकिन उसमें उतनी कट्टरता नहीं थी। तो सत्ता श्रमिक वर्ग से जुड़ी हुई जातियां मिली, जिन्हें बाद में शूद्र कह के हे कर दिया गया। तो उन जातियों ने विशाल साम्राज्य स्थापित किए। उसमें चाहे वो महापद्म नंद का साम्राज्य हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो। और उस समय जो विदेशी हमले हुए भारत में, बाद में तो भारत के जो बहुत ही परम सूरवीर जो लड़ाके थे वो भी विदेशी हमले के सामने पस्त हो गए, और उनके उतने बड़े बड़े वो जो है अपना साम्राज्य भी स्थापित नहीं कर पाए।
लेकिन इसमें तो वर्णन मिलता है कि वो आया सिकंदर, तो उसको उसकी महापद्मनंद की उसकी सेना भयभीत हो गई महापद्मनंद की सेना से, इसलिए गंगा घाटी की तरफ उसने बड़े से इंकार कर दिया और बीच में ही लौट गया। और फिर जो बाद में जो है जो वो आए, बाद में यूरिकस जो आया वो उसको पराजित ही कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और रोटी बेटी के में आपस में संबंध हुए ताकि दोनों जो शक्तिशाली साम्राज्य है वो जो है उनमें रिश्तेदारी बन सके, मौका पड़ने पर काम आ सके। तो कहने का मतलब है कि जो भारत के बहुत गौरवशाली दिन थे, वो भारत के बहुत गौरवशाली दिन वो थे जब कमेरों के हाथ में सत्ता थी, जब श्रम की प्रतिष्ठा थी। लेकिन कालांतर में जो कुरीतियां शुरू हुई और बण बन गए, तो श्रमिक वर्ग को अपमानित करने का एक तरह से काम किया, श्रमिक वर्ग को हीन भावना का एक शिकार बनाया गया। उनके लिए उनको जो है समाज में बड़ा हेय दृष्टिकोण से देखने की एक संस्कृति पनपाई गई। उसके हमको जो है कुपरिणाम भोगने पड़े, और उसका कुपरिणाम का ये हुआ कि एक तो देश कई हिस्सों में बट गया, कई तरह के साम्राज्य, और दूसरी बात जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो उसके सामने सिंध का जो राजा था दाहिर, उसकी केवल जो साम्राज्य जो उसका राज्य था वो सिंध तक सीमित था, उतना विशाल साम्राज्य नहीं था। तो वो भी जो है वो पराजित हो गया, और वहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने उसको हराने के बाद फिर जो तांडव मचाया वो इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है। उसके बाद में भी चाहे वो मोहम्मद गौरी का हमला हुआ हो, पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित होना पड़ा, जो महान सूरवीर थे और जिन्होंने अपने देश के अंदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए तमाम सारे और जो सूरवीर राजपूत राजा थे, चाहे कन्नौज के राजा हो, चाहे वो जो है महोबा के राजा हो, उन राज्यों को परास्त करने का काम किया था। लेकिन वो पता चला कि मोहम्मद गौरी के सामने वो भी शिकस्त खा गए, वो भी उनकी भी मात हुई, और उसके बाद में एक तरह से भारत के एक दुर्भाग्य का दौर शुरू हुआ। और उसी समय ये था कि उन वर्गों को जो जिनको शूद्र में दर्ज किया जा रहा था और जिन्होंने अपने समय में अपने साम्राज्य के समय में अद्भुत शासन कौशल और अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया गया, उनको ये ठहराया गया, जो नए साहित्य थे, जो नई व्यवस्थाएं बनाई थी, उनमें उनको ये ठहराया जा रहा था कि ये अक्षम लोग हैं, ये जो कमेरा वर्ग है ये अक्षम लोग है, ये शासन नहीं चला सकता, ये लड़ाइयां नहीं लड़ सकता। तो उनको हाशिए पर धकेलने का काम किया गया, उनको तिरस्कार करने का काम किया, और उस तिरस्कार की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसमें से जब उसमें लड़ाके हो सकते थे बहुत अच्छे, और उसमें वो जो यहाँ तक कि मोहम्मद बिन कासिम भी जो बाद में आया, वो एक रामचंद्र नाई को लेके गया था यहाँ से, और वो बाद में रामचंद्र नाई ने ही उसके जो बाद में जो यहाँ पे जिन लोगों ने अपना जिन सूबेदारों ने जो उसके द्वारा नियुक्त सूबेदार थे मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन लोगों ने अपनी यहाँ पे मतलब उस कायम की, जिन्होंने बगावत की, वो मोहम्मद गौरी के समय, सॉरी मैं मोहम्मद बिन कासिम की जिक्र करें, उन सूबेदारों को परास्त करने का दायित्व भी फिर उसी ने निभाया, रामचंद्र ने। और वो उसका पराक्रम कोई ढीला ढाला नहीं था, उसने बहुत शक्तिशाली सूबेदार थे, उनको परास्त करने का काम किया। लेकिन बाकी जो हमारी जो भारतीय समाज था उसमें ये धारणा पनपा दी गई कि ये तो अक्षम लोग हैं, ये तिरस्कृत लोग हैं, इनका काम केवल यही है कि इनसे जो है एक तरह से बेगार करा दी जाए, वो बहुत मामूली वेतन में नाइयों से उनका काम कराया जाए, बहुत मामूली वेतन। पांचाल, जिनका महाभारत में पांचाल राज्य का वर्णन मिलता है, वो पांचाल भी पता चला कि बड़े ही गिरी था, उनको भी पूरी जो उनके मेहनताना मिल जाना चाहिए, तो वो जो दौर रहा उसमें उनको मेहनताना नहीं मिलता था, वो एक दीनहीन अवस्था में वो रहते थे। वो एक दुर्भाग्य का भारत के एक लंबे समय तक का वो एक दुर्भाग्य का दौर है। तो हमें मतलब जो मैं आज वो श्रमिक दिवस लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के हिसाब से मना रहे होंगे, वो दुनिया भर के श्रमिक आंदोलन की चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन हमें भारत में श्रमिक दिवस में क्या नसीहत लेने की बात है, ये हमारे लिए ये चीजें ज्यादा परसक है। तो ये जो पाप हमने किया, जिसको ऋग्वेद ने कहा था उनको श्रमिक वर्ग को सम्मान करिए, उनको ऋषियों से भी ऊपर का स्थान दिया, और हमने श्रमिक वर्ग को मानवीय अधिकारों से भी वंचित कर दिया, और उनसे हमने बेगारी कराने का एक रवैया बना लिया। मानवीय गरिमा का उनकी मानवीय गरिमा को उनके संदर्भ में अर्थहीन बना दिया गया। उसका हमारे समाज में एक बहुत ही उसको कुपरिणाम उस समाज उसकी वजह से हमें भोगना पड़ा। और उसके बाद में फिर ये हुआ कि ये आज जब एक व्यवस्था बदली, तो आप जब एक भारतीय
प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक गौरव को जीवित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी दृष्टि वही है, कौन सी भारतीय संस्कृति को जीवित करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि भारत में तो बौद्ध भी जन्मे, जैन भी जन्मे और सनातन भी जन्मा। तो आप किसको, आप मतलब जो भारत में जन्मे दर्शन है वो आप पता चला कि आप बौद्धों को ठहराना चाहते कि जैसे बौद्ध भी बड़े विदेशी कोई आक्रमणकारी दर्शन हो, जिसका हमारा कर्तव्य हो, जिसको निंदनीय घोषित करने का और जिसके प्रति घृणा भाव रखने का आप, जबकि लोग ये भूल जाते हैं, वो जो तथाकथित वो उनको खुद ही उन्होंने लगता है कि सनातन धर्म की पुस्तकें भी अच्छी नहीं पढ़ी। उन्हें ये मालूम नहीं है कि जो उसके वर्तमान में जिसने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया वो आदि गुरु शंकराचार्य, उन पर भी उनकी लोगों ने जो है उनको इस बात के लिए निर्दित करने की कोशिश की कि वो तो प्रचंड बौद्ध है, वो तो बौद्ध से तथागत बुद्ध से प्रभावित थे। उन्होंने तो तथागत बौद्ध की आइडियोलॉजी को भी दोबारा फिर आरोपित करने की कोशिश की। तो कहाँ फर्क है बौद्ध में? वो भी हमारी गौरवशाली दर्शन है, बौद्ध भी। जैन भी हमारा गौरवशाली दर्शन है, सिखिज्म भी हमारा गौरवशाली दर्शन है, और ये भी हमारा गौरवशाली दर्शन है, सनातन भी दर्शन है। समय समय पर कुरीतियां सनातन धर्म में भी आई, समय समय पर कुरीतियां बौद्ध दर्शन में भी आई, समय समय पर कुरीतियां जैन दर्शन में भी आई, और उनका समय समय पर उन कुरीतियों का निवारण करने का प्रयास होता रहता है। जैसे महिलाओं की स्थिति के बारे में वो देखते हैं, जो हमारे मतलब जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो बीच के धार्मिक ग्रंथ में, उनमें महिलाओं की स्थिति को बहुत ही एक तरीके से बहुत ही शोषित बना दिया गया था, बहुत ही उनके साथ में बड़ी भेदभाव मूलक व्यवस्थाएं काम कर दी गई थी। लेकिन आज क्या है कि आज संविधान के माध्यम से और महिलाओं को बराबर की दर्जा देने का प्रयास हो रहा है, और वो जो है उसकी समाज में स्वीकार्योक्ति पूरी है। इसी तरीके से जिन कमीरा जातियों को हमने तिरस्कृत करने का अपराध किया, आज जब जो है हम अपनी उस प्राचीन सांस्कृतिक गौरव को बहाल करने की बात कर रहे हैं, उस प्राचीन सांस्कृतिक गौरव को से जोड़ने की, उस विरासत की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, तो ये सारी विरासतें उसमें शामिल है। तो हमें उसमें कमेरे वर्ग की जो दुर्दशा हुई, जो गलत है, जो हमारी आइडियोलॉजी और हमारी जो वैदिक कालीन वो है विचारधारा, उसके अनुरूप नहीं है जो ऋग्वेद बताता, तो हमें उसमें भी सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, प्राचीन गौरव, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्योंकि मुख्य धर्म तो यहाँ सनातन धर्म ही माना जा रहा है। जो मतलब बाकी तो वो हम पहले कह चुके कि वो, हालांकि वो विचारधारा मतलब बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है और बहुत गलत विचारधारा है, और वो भारत के गौरव को नुकसान पहुंचाने वाली विचारधारा कि आप सनातन के अलावा जितनी भी विचारधारा पनपी उन सबको आप खारिज करें। जबकि आपको पता नहीं कि सनातन का भी जो विकास हुआ उसमें भी पुरानी विचारधाराओं को खारिज करते हुए नई विचारधाराओं को आगे लाने की दृष्टिकोण से हुआ। वरना मंडन मिश्र का और उनका वो क्यों होता, तो मतलब उनके बीच में साथ साथ क्यों होता शंकराचार्य? उन्होंने मंडन मिश्र की जो मीमांसक विचारधारा थी उसको खारिज करके और अपनी जो नई विचारधारा थी उसको साबित किया कि वो आज की तारीख में प्रासंगिक है। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं हमारे में। तो आज वही दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन आज आप क्या कि आप वो दृष्टि अपनाए हुए जो बीच में जो श्रमिक विरोधी संस्थाएं आई, जो कि काम करने की भावना को, शिल्प को आज घृणा की दृष्टिकोण से देखती थी, उस विचारधारा के लोग आज व्यवस्था के कर्ता बन रहे, जिनका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। अगर उनसे अगर हो तो आप बताइए कि आप, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता, यहाँ तो ग्राम देवता अलग है, यहाँ तो नगर देवता अलग है, यहाँ तो जो है और बड़े देवता हमारे अलग हैं। हम देखते हैं कि किसी का स्थान पूजा जाता है, उनका कारक देव की पूजा हो रही। कारक देव क्या है? लोकल स्थानीय देवता, लेकिन वो भी देवता, उनका भी सम्मान है, हम उनकी भी पूजा करेंगे। जहाँ कारक देव की पूजा होती हम उनकी भी पूजा करेंगे। और तमाम सारे गांव में होते, हर जाति का एक ही कुल देवी देवता है, तो हम उनकी भी पूजा करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे राज्य थे, अत्यंत पराक्रमी थे, सम्मानीय हैं, वो आदरणीय हैं, वो हमें जो है हमारे अंदर बल स्वाभिमान का और स्वतंत्रता की भावना का संचार करने वाले, तो चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वो शिवाजी हो। लेकिन आज हम उनको याद करेंगे, हम लेकिन जो है उनको हम
उस आज भी उनको इसलिए याद नहीं करेंगे अशोक को कि उनके साम्राज्य तो बड़े थे। अखंड भारत की जो चेतना है उसके संवाद तो वही है, महापद्म नंद और वो, लेकिन वो उन जातियों से संबंधित है जिनको आपने तिरस्कृत करने की ठान रखी, और अभी भी आप वो करने वो उनका अभी भी आप उस गलती का शुद्ध में सुधार करने की जरूरत है। आप सीधे पुराण काल के नायक आते हो, फिर सीधे आप पता चला कि यहाँ पर उतरे आते जो मध्यकालीन भारत है उसके जो हिंदू नायक है उन पे आप आ जाते, बीच के ये सारे आप जो बड़े नायक हैं उन सबको गोल कर जाते हैं। आप महापद्म नंद को की कई प्रतिमा आपने लगती देखी होगी, महाप्रताप की प्रतिमा तो लगती देखती, जहाँ मेवाड़ से जन की दूरी बहुत दूर है, उन इलाकों में भी दूती है, और उसका विरोध नहीं है कि उसका वो भी ठीक है, वो भी अपने आप में देते, लेकिन वो जो है, पर आप उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगाना चाहते, उनकी अशोक की प्रतिमा क्यों नहीं लगाना चाहते? ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी को उसका श्रेय दिया जाता है, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड तो शेरशाह सूरी ने रिपेयर कराया, इस रोड को बनवाने का काम किसने किया? सम्राट अशोक ने काम किया। सम्राट अशोक की उस जमाने में ईसा के पूर्व मतलब विकास के मामले में उनके पास में क्या विजन था जिससे परिचय मिलता, उनका शासन कौशल कैसा था, लेकिन वो उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके मन में तो आप पता चला कि आज पूरी दुनिया में भारी प्रदूषण को हटाने की बहुत चर्चा हो रही, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही, लेकिन जो मानसिक प्रदूषण छाया हुआ है इसको हटाने की बहुत काम करेगा, खासतौर से भारतीयों में छाया हुआ है, इसको कैसे हटाया जाए आप इसलिए याद नहीं करना चाहते। आप ये जो वर्तमान सत्ता की करता रहता है, इनका कहना यही है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं इनके पूर्वज तो हिंदू है, तो इनको अपने पूर्वजों पे गर्व करना चाहिए, उनके प्रति भी इनके मन में गौरव की भावना होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, कोई बात नहीं, लेकिन कश्मीरियों के पूर्वज कौन है, किसने बताया उससे? कश्मीरी मुसलमानों को आप बताने की जरूरत नहीं महसूस करते क्या? जब आपका आधिपत्य स्थापित हो चुका है, आप एक प्रतिमा वहां पे सम्राट अशोक की लगाने का काम नहीं करते, जिसने श्रीनगर को बसाया, और उसके प्रतिमा लगा के आप ये काम करेंगे कि आप कश्मीर के जो मुसलमानों की मौजूदा पीढ़ी इसको याद दिलाने का काम करेंगे। कभी आपका पूर्वज हिंदुस्तान का सम्राट था जिसका नाम अशोक था, और उसी ने ये नगरी बसाई है। तो अगर आप आज आप इस्लाम की आइडियोलॉजी माने, इस्लाम के मुताबिक इबादत करें, अपनी पूजा पद्धति रखें, लेकिन आप इसको भी याद रखें कि आपके पूर्वज सम्राट अशोक थे। आपको बाद में इस्लाम की विचारधारा अच्छी लगी, आपने इस्लाम अपना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वहां आपका फंडा वहां बदल जाता है, वहां आप इसको याद करने की जरूरत नहीं करती, क्योंकि वो आपका दिमागी प्रदूषण दूर नहीं हो पा रहा। आप वही उस अशोक की जात को लिए बैठिए, कौन थे? मौर्य थे। मौर्य माने क्या? शूद्र है। आप शिवाजी को तो आप इसलिए अपना ले देते क्योंकि शिवाजी ने तो बड़ा संघर्ष किया, शिवाजी को भी माना गया था शूद्र, लेकिन वो शूद्र उनका निवारण इसलिए हो गया क्योंकि शिवाजी ने किसी भी तरीके से अपना जो राज्याभिषेक है वो करा लिया उस रीति से जो उसका क्षत्रिय वर्ग का होता, और उनके लड़कों का 12 साल में ही उपनयन संस्कार भी हो गया था जो क्षत्रिय के लिए अनिवार्य है। तो वो आगे फिर उनको मजबूरी हो गई कि उनको भले ही मानता रहे ओबीसी, लेकिन बाकी जो सवर्ण समाज है वो भी आज उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया कि नहीं, वो उनकी नहीं कर सकता, ये मान के कि हाँ जो है हमारे ये उन पर गौरव जताने में उसको लगता है कि नहीं, घाटे का धंधा नहीं है, ठीक है, उनको गौरव जताने की। तो एक इस बात की याद है कि कमेरों को सत्ता से दूर करने का, कमेरों को सत्ता के केंद्र में उपेक्षित करने का कितनी दुष्परिणाम हमारे देश में भोगा है, और इसलिए ये देशभक्ति नहीं हो सकती कि आज भी तमाम सारे जो हमारे साम्राज्य हैं उनके गौरव को इसलिए आज के बुला के रखा जाए, उनको इसलिए विस्मृति के गुमनामी में रखा जाए क्योंकि वो कमेरे समाज से जुड़े, वो जिसे शूद्र समाज कहते उससे जुड़े। तो दूसरी बात ये कि आज आप अंतर्राष्ट्रीय मानक एक मामले में बहुत थे कि देखिए आर्थिक महाशक्ति बनने के कितने नजदीक पहुंच गया भारत। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम कहाँ थे, और आज पता चला कि हम दुनिया की 5वीं महाशक्ति बन गए। तो आप जब अंतर्राष्ट्रीय मानक मान रहे, इसीलिए तो उन्हीं मानकों के हिसाब से तो आप 5वीं महाशक्ति बन गए, और आप कह रहे कुछ ही दिनों में 30वीं महाशक्ति बन जाएंगे। बहुत अच्छा है, आपको प्रणाम है, बड़ा अभिनंदन है आपका, आप इतनी तरक्की करते आ रहे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक आप उसमें भी तो देखिए
कि जो आपकी पर कैपिटा इनकम है, वो आपके यहाँ जो न्यूनतम मजदूरी है, जिसके जो श्रमिकों के मौलिक अधिकारों में शामिल है, जिसको आज की तारीख में आपने खत्म करके रख दिया, और उसी को खत्म करने के लिए आप सरकारी नौकरियों के विकल्प में आप लेके आ रहे हैं क्या, आउटसोर्सिंग वाली भर्तियां। सरकारी नौकरी में जिसमें शुरुआत होने पर 40,000 रुपये महीने वेतन से शुरुआत होनी चाहिए, उसमें 9,000 रुपये आप ठेकेदार से दिलाना चाहिए। सरकारी नौकरी में एक बार आप आ गया और 3 साल उसने प्रोविजनरी पीरियड पूरा कर लिया, उसको निकालना आसान काम नहीं रह सकता। लेकिन आउटसोर्सिंग में आया तो ठेकेदार अगले साल बदल जाएगा तो उसकी नौकरी गई, और अगर ठेकेदार नहीं बदलता तो हो सकता है कि ठेकेदार अगली बार उससे और सस्ता मिल जाए तो उसकी एक साल का अनुबंध रहता है केवल, इससे ज्यादा का अनुबंध नहीं रहता। तो आप उस मामले में बराबरी नहीं करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानकों कि अमेरिका में लगभग 15,500 रुपये प्रति घंटे मजदूरी मिल रही, और आपके यहाँ तो पता ही चला कि 15,500 रुपये प्रतिदिन नहीं मजदूरी मिल रही है। आपकी तो जो सरकारी मजदूरी का रेट है, अगर आप मकान बनवाने के लिए मजदूर तलाशने जाए तो 400-500 रुपये में मजदूरी मिले, लेकिन सरकारी मजदूरी का रेट कितना, न्यूनतम वेतन 9,000 रुपये महीने, माने 300 रुपये रोज की है। आप ये तो एक तरह से बेगारी कराने जैसा जुल्म है जो जिस आप व्यवस्था को थोपने की कोशिश करे। तो मजदूर वर्ग इसके लिए सचेत नहीं हो पा रहा, जबकि आज भी मजदूर वर्ग की, आज भी कबीरे वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है। आज भी यह है कि आप उनको भी मान रहे हैं कि वो भी रोजगार शुदा हैं, जो ये आउटसोर्सिंग का काम करते, जो मजदूर, जो पता चला कि जो लोग जिनसे केवल 1 घंटे काम लेकर टरका दिया जाता, आप उनको भी रोजगार शुदा मानने का काम कर रहे हैं। और आप ये इस मानक को, तो इस दृष्टिकोण से तो आज की तारीख में बेरोजगारी की स्थिति और ज्यादा भीषण है, क्योंकि आपने तो उनको कौन रखा, लेकिन जो रोजगार शुदा है भी, उनकी बहुतायत की स्थिति है क्या, कोई न्यूनतम मजदूरी आदमी, कोई सेवा शर्तें नहीं, कोई छुट्टियां नहीं, मतलब उनको जिस दिन अवकाश रहेगा उस दिन का उनको मेहनताना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दैनिक हिसाब से आउटसोर्सिंग वाले का जोड़ा जाता है। और बाकी जो आउटसोर्सिंग में नहीं है, प्राइवेट कंपनियां भी है, प्राइवेट कंपनियों में भी हालत स्थिति है कि जो कारपोरेट का मालिक है, जो डायरेक्टर है कारपोरेट के, वो तो अरबों रुपए में तनख्वाह ले रहे हैं, और उसकी जो तनख्वाह है काम करने वाली की, जो आम काम करने वाली की तनख्वाह है, आम कामगार की जो तनख्वाह है, वो पहले के मानकों से बहुत पीछे हो गई, बहुत घटी हुई है। वो तनख्वाह स्तर पे बड़ी बड़ी दिल्ली में जो काम करे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, उनको 12,000-14,000 रुपए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आप देख लीजिए आप किस कदर आप महंगाई, तो उनके लिए अस्तित्व का संकट बन के रह गया। वो अकेली पेट नहीं पाल सकते, परिवार का तो पेट कहाँ से पालें। आज इसके बावजूद भी कोई ये विद्रोह की भावना नहीं आ पा रही कमेरे वर्ग में प्रतिकार की भावना नहीं आ पा रही। वो सरकार इसी को बनाए रखे, लेकिन उसको ये सरकार को ये एहसास कराने की भी जरूरत महसूस नहीं हो रही कि नहीं हो, कि आप कम से कम ये तो सोचिए कि आप किसके लिए काम करना है। आपको एक जनोन्मुख सरकार चलानी है, ना कि आपको कारपोरेट के चंद, जो पता चला 1% आबादी के पास में, 1% कारपोरेट जो अमीर हैं उनके पास में, और देश की 40% ये पहुंच गई। ये क्या कोई चमत्कार से, कैसी यूजर के प्रताप से हुआ है? उन्होंने कोई यज्ञ कराया, उसके वरदान में ये मिला? ये तो उसी शोषण की वजह से कि आपकी तनख्वाह तो, डायरेक्टरों की तनख्वाह तो अरबों रुपए हो गई, और इनकी जो तनख्वाह जो पहले मिलती, पहले हिंदुस्तान लीवर में जो पता चला कि नियमित कर्मचारी की तनख्वाह 20,000 रुपए से शुरू हो जाती थी, आज आप वही नियमित कर्मचारी का ठेका के आधार पर काम करा रहे और 12,000 रुपए आप वेतन देना चाह रहे, जबकि तब से आज कितने वर्ष और आगे हो गए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां तब की ज्यादा वेतन दे रही थी, आज पता चला कि आज जो आपकी फैक्ट्रियां हैं वो जिससे आप कह रहे हैं कि विश्व में हम जो मुकाबला कर रहे हैं, यही आपकी इन्हीं जो है गंदे विचारों का नतीजा है कि मेक इन इंडिया का आपने नारा लगाया। तो यहाँ कोई मेक इन इंडिया नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो काम करेगा वो तिरस्कृत हो जाएगा। आपने ऐसी कल्चर बना रखा, जबकि इस कल्चर का मूल भारतीय कल्चर से कोई लेना देना नहीं। हम फिर याद दिलाना चाहते कि ऋग्वेद में क्या लिखा, ऋग्वेद में उसी का सम्मान लिखा, लेकिन जो बीच में जो कमेरा वर्ग विरोधी जो शक्तियां सत्ता में पहुंची, उन्होंने क्या व्यवस्थाएं बना दी, और उन व्यवस्थाओं को आप बदलना नहीं चाहते। तो आप मतलब आज भी उनका शोषण करके शोषण की व्यवस्था का रखना चाहते हैं। अरे आपको ये लग रहा है, आपने देखा है, आप उनको इतिहास बताता है कि उनके अंदर शासन प्रशासन चलाने की बहुत अच्छी क्षमता, वो पराक्रमी
भी बहुत ज्यादा है। तो आपको फिर अगर राहुल गांधी या तो झूठ बोल रहे हैं कि 90 में से भारत सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 ओबीसी के, शायद तो झूठ बोल रहे हैं, तो आप इसका खंडन करिए और आप पूरा आप आंकड़ा जाहिर कर दीजिए, बेनकाब कर दीजिए राहुल गांधी। यदि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं तो आपको बड़प्पन दिखाते हुए कहना चाहिए कि ये चीज हमारी हमारी जानकारी में नहीं थी, पहले से ही ऐसा होता रहा था, कांग्रेस की समय में भी ऐसे ही होता रहा था, हमारी जानकारी में अब आया है। अब हम आपसे वायदा करते हैं कि हम जो है नहीं, अगर हमें तीसरी बार सत्ता संभालने का मौका मिलता है तो हम जो है 40% या 50 जो आबादी के मुताबिक हम पिछड़ा वर्ग का सत्ता में प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि उनकी काबिलियत इतिहास में स्वयं प्रमाणित है। और बाकी जब आप लंबे समय तक किसी को उपेक्षित रखेंगे तो उसकी तमाम सारी जो प्रतिभाएं वो कुंठित हो जाती, पर हम मौका देंगे तो उनकी फिर पुरानी जो प्रतिभाएं क्षमताएं वो बहाल होंगी। आप ये भी कहने को तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं जब तक मरते दम तक हम आरक्षण जारी रखेंगे। ये खोखले बातों का प्रैक्टिस में आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस में आपकी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की, कोर्ट ने आपको पकड़ा कि आपने उसमें ओबीसी का कोटा पूरा नहीं किया। आप लेटरल एंट्री का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पूरी कमेरा वर्ग के प्रति आपका पूरा जो कार्य संस्कृति है, पूरा जो कार्य व्यवहार है, पूरी नीतियां आपकी जो परिचालित हो रही, वो नीतियां कमेरा वर्ग के आधार, कमेरा वर्ग के को जो है उपेक्षित रखने के, तिरस्कृत रखने के नाम पे और उनकी शोषण को व्यवस्था के नाम पे संचालित कर रही है। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। तो कमेरे वर्ग को इतना दबाव तो बनाना ही चाहिए कि वो सरकार उनको इस बात के लिए मजबूर करे। जब वो बहुत संख्या में तो मजबूर कर सकता, पसंद वो भले चाहे कुछ करे। अगर कई कारणों से उसे लग रहा है कि नहीं, मोदी का नेतृत्व इस समय मोदी सबसे उपयुक्त विकल्प है, तो वो मोदी को बरकरार रखे। लेकिन मोदी को वो चाहे तो इस बात का एहसास करा सकता है कि लेकिन आप सबसे पहले जिम्मेदार किसके? आप तो उनकी बात कर रहे कि नहीं, वो तो मनमोहन सिंह तो अल्पसंख्यक का पहला अधिकार संसाधन में घोषित करते। ठीक है, आप अल्पसंख्यकों का घोषित मत करिए, आप ये कहीं पहला वर्ग कमेरे का, और वो कमेरा जातियां जो कमेरी हो जाने की वजह से जिन्होंने इतिहास में इतना दंश भोगा है, तो मतलब पहला अधिकार उनको आप घोषणा करिए, पहला हम उनको सबसे पहले दें। आप ये हिम्मत करके दिखाइए। दलित शोषितों को, दलितों पिछड़ों को, दलितों पहले अपने आप वंचित नहीं हुए, उनका ऐसा नहीं उनके ऊपर कोई ईश्वरीय प्रकोप टूटा हो। ये गलत व्यवस्थाओं का परिणाम है, गलत सामाजिक व्यवस्थाओं का। आज सामाजिक व्यवस्थाओं को वैसी मानवीय बनाने की आवश्यकता है जैसी वो ऋग्वेद कालीन पे थी। आप भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पे के चार्टर पे हस्ताक्षर किए हैं, तो आपको ये करने में, ये वायदा करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि उस वायदे को, उस वचनबद्धता का निर्वाह करते हुए, उस वचन के पालन के लिए दिखाते हुए वो रघुकुल रीत सदा चली आई की तरह है वो वचन हमारे। हम उस वचन की आन के लिए हम, चाहे वो धार्मिक के आधार पे हो या किसी अन्य आधार पे हो, ऐसी व्यवस्थाओं को, जो बहुतायत समाज को, जो कमेरे वर्ग को तिरस्कृत करने की वकालत करती हूँ, वो तिरस्कृत करने की क्या प्रेरणा देती हूँ, ये कुरीतियां हैं। ये जो वो जो वर्ग शक्तियां हैं जो कामगार वर्ग के खिलाफ रही हैं, चाहे वो, और कामगारों में आज की तारीख में तो सवर्ण भी शामिल है और बैकवर्ड भी शामिल है, कोई उनके बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि एक जो दलित मजदूर है उसके साथ में एक जो सवर्ण मजदूर है वो कंधे से कंधा मिलाकर, मजदूर से मतलब कामगार, वो कंधे से कंधा मिला के मतलब काम कर सके। और आपको ये घोषित करना चाहिए कि जो हम देश की प्रगति को इस आधार पर नहीं बताएंगे कि हमारा जो है जीडीपी हमारी कितनी हुई, आर्थिक विकास सूचकांक क्या है, हमारी जो मजदूरी का गैप है वो हमारा कितना कम हुआ विकसित देशों की तुलना में, उस पर हम बताएंगे कि हम विकास, ये इस मानक को बनाइए कि आज हम विकास की पायदान पर यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ अमेरिका के बराबर खड़े हुए हैं। 1520 रुपए, 1530 रुपए कितने पर घंटे मजदूरी है मिलती है वहां पे, वो मजदूरी का मानक आप यहाँ पे देने का एक काम करिए। और अगर आप ये काम करेंगे, लोगों की मजदूरी बढ़ेगी, आउटसोर्सिंग का
तो किसी का मुनाफा कम नहीं हुआ। अंधाधुंध मुनाफा कम हो सकता है लेकिन मुनाफा कम नहीं हुआ। और ये जो आर्थिक सर्वे की बात चल रही है, आर्थिक सर्वे होना चाहिए। आर्थिक सर्वे का मतलब हमेशा से पहले लोग समझते रहे अंडरस्टैंड होती की चीज है। हर चीज हमेशा नहीं कि पूरी बात बताई जाए और तर्क का कुतर्क करने का की कोशिश मत करके। जब भी आर्थिक सर्वे की बात हुई उसका मतलब है कि भ्रष्टाचार से और मुनाफाखोरी की लूट से जिन लोगों ने अपने पास जरूरत से ज्यादा धन एकत्रित कर लिया है और वो उनका हिसाब नहीं दे सकते, आर्थिक सर्वे में उन्हें पकड़ा जाएगा। जो लोग ईमानदारी से कमा रहे उन पे, उनकी सेहत पे क्या असर आना पड़ा। औरतों के मंगलसूत्र से क्यों जाएंगे? अरे मंगल, ये तो कुर्की के कानून में नहीं है। आप किसी के खाने के बर्तन को कुर्क कर नहीं सकते, आप उसका गले को कुर्क कर नहीं सकते, आप जो है उसका पहनने के कपड़े कुर्क कर नहीं सकते। तो जो औरतों का मंगलसूत्र, तो क्या बेहुदा बात है? औरतों का मंगलसूत्र कैसे कम करते? कराधान के कुछ सिद्धांत होते, वही सिद्धांत तो इस पर भी लागू होंगे। तो वो सर्वे से क्यों आपका सर्वे किया जाएगा? सर्वे का मतलब है, आर्थिक सर्वे कराने का मतलब है कि जिन्होंने नाजायज तरीके से दौलत इकट्ठा कर रखी, एक सरकारी कर्मचारी, एक मामूली बाबू जो पता चला 60-70 हजार रुपये वेतन मिलते और वो कुछ ही वर्षों की सेवा में पता चला कि वो 50 करोड़ का आदमी बन गया। तो वो लोग पकड़ में आएंगे, और वो लोग पकड़ में आएंगे तब जो है आपको आम आदमी पर विकास के लिए आपको बहुत रुपयों की जरूरत है, बहुत संसाधनों की जरूरत। तो आप अभी तो आप गरीब आदमी से टैक्स वसूली करने का काम कर रहे, लेकिन फिर आपका जो आप शिक्षा फिर फ्री कर सकेंगे, आप इलाज फ्री कर सकेंगे, आप परिवहन की सुविधाएं जो लोगों का वो मामूली जो है उस पर दे सकेंगे, मामूली किराए पे, मामूली शुल्क में आप वो सुविधाएं दे सकेंगे। तो जो बुनियादी सुविधाएं उनका वो मामूली से मामूली दर पे आप लोगों की बिजली आप लोगों को सस्ती दे सकेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब वो सर्वे होगा और जिन लोगों ने लूट मार करके बहुत दौलत इकट्ठी कर रखी है, उनका जब आप उनकी दौलत को आप जब्त करेंगे तो सही कदम है ये। तो पहले तो व्यवस्था की वर्तमान करता ने भी यही बात की थी। क्या अंतर था? जब आपने नोटबंदी की थी तो उसके पीछे आपने यही तो भावना दिखाई कि हम उन लोगों का नोट जब्त कर लेंगे जो पता चला हिसाब देने की कभी। तो तब आपने कहा था आप तो नोट कैसे जब्त कर, जब हुआ तो आपने उल्टे तरीके से किया। तो उस समय जरूर ये हुआ कि बड़े आदमी का तो किसी का नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब 97-98% पैसे वापस आ गया तो काहे का काले धन के खिलाफ कहाँ चला है। लेकिन छोटा आदमी जरूर मारा गया, उसे खाम में नोट बदलवाने के लिए वो जब पता चला हफ्तों लगता रहा लाइन में, फिर भी उसके नोट नहीं बदले तो उसको कमीशन दे के नोट बदलवाने पड़े, तो वो जरूर बर्बाद हुआ। और आपने भी वो कहा था कि स्विस बैंकों में जिनका पैसा जमा है हम उनका लेके आएंगे, उनका वो काला धन जब्त करके लाएंगे। तो काला गोरा धन क्या होता? आपके तो तरीके से ये कि वो धन तो उनका अधिकार है, जो काला धन है। जब आप सर्वे करने नहीं दे रहे तो आप किन के साथ खड़े? आप बात तो करके सत्ता में इसलिए आए थे कि हम काला धन वालों का काला जब्त करके और आम जनता को राहत देने का काम करेंगे करो। और आज आप उसी काला धन को, आप जब सर्वे की बात होती, कोई पार्टी सर्वे की बात करती तो आप काला धन देने वालों के साथ खड़े हो जाते कि नहीं जिन लोगों ने नाजायज तरीके से पैसा कमा रखा है वो तो अब उनका वैधानिक अधिकार है, वो पैसा रखे, उनको कोई टोके नहीं। क्या मजाक बना रखा आपने? ना आपकी बात ना संस्कृति से जुड़ रही है, ना आपकी बात किसी से जुड़ रही है। तो अपनी बात फिर हम इसी के साथ समाप्त करना चाहेंगे कि एक बार जो कबीरों को गौरव देने का, कबीरों को ऋषियों से भी ऊपर दर्जा देने का, उनको देवताओं को दर्जा देने का जो हमारी संस्कृति में जो हमारा जो सांस्कृतिक बीज है, आज उन्हीं सांस्कृतिक बीजों को फिर जो है फलने फूलने का मौका दीजिए। इस टाइप की एक व्यवस्था को लागू आइए। एक सही मामले में जनोन्मुखी व्यवस्था है, जनोन्मुखी व्यवस्था का कोई पेटेंट नहीं वामपंथियों का। जनोन्मुखी व्यवस्था के जो बीज हैं वो हमारी संस्कृति में मार्क्स के पैदा होने से पहले मौजूद है, और वही बीज सही बीज है, वही जो है एक तरह से ईश्वरी भावना को साकार करने का सबसे बड़ा मंत्र। तो हम उसके लिए इस चुनाव में एक आम मतदाता उसके दृष्टिगत रखते हुए और किस ढंग से सारी राजनीतिक पार्टियों पर अंकुश बना पाता है, सारी राजनीतिक पार्टियों पर उसके अनुरूप एजेंडा बनाने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों को
कैसे बाध्य कर सकता है, ये आज के मजदूर दिवस का सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो है संदेश है। तो फिर एक बार आप सभी को मजदूर दिवस पर हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।